नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कर्नाटक, जहां कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है, लेकिन बहुमत में बहु यानी अनेक और मत का मतलब विचार मान लिया जाए तो स्थिति बहुमत के साथ यह है कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर अनेकों विचारधारा के साथ वो मत है जो बहुमत की पार्टी को दो हिस्सों में सीधा सीधा बांटता है। और डबल फेस की जंग में मुख्यमंत्री की रेस में कौन जीतेगा, इस सवाल के जवाब के साथ यह भी तय होगा कि क्या अनुभव के साथ कुर्सी के साथ का अनुभव मायने रखता है या फिर नए जोश के साथ संगठन की पकड़ और पार्टी निष्ठा के लिए सलाखों का सितम मायने रखता है। क्योंकि सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और डीके शिवकुमार वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हैं और जमकर पसीना बहाया गया। दिल्ली में बैठक हुई और फैसला कल तक के लिए टाल दिया गया। तो क्या एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस जीतने के बाद गुट में बदल गई और क्या दोनों नेताओं की लड़ाई में कुर्सी किसी तीसरे के हाथों में आ जाएगी? बात कर्नाटक, जहां अब सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ खड़गे का नाम भी चर्चाओं में है। और क्या सच में कांग्रेस के लिए डबल फेस की जंग मुसीबत और कांग्रेस को कमजोर करती है? और क्या आगामी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस डबल फेस की राजनीति को छोड़ सिंगल फेस के करंट की तरह सियासत करते हुए मैदान में उतरेगी? आज बात इसी मुद्दे पर कि कर्नाटक में किसके सिर पर ताज सजेगा, उससे आगे की रणनीति तय। तो क्या वाकई में डबल फेस के साथ जो गेम शुरू होता है, उस गेम के अंत में यही तय करना मुश्किल हो जाता है कि जीत का सहरा किसके सिर पर बांधा जाए और किसको नाराज किया जाए या नाराज होने से रोका जाए? क्योंकि आप महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए और इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए। कांग्रेस ने हर जगह दो चेहरों को खड़ा किया है और वो जंग कुछ ऐसी है कि कांग्रेस को किसी भी स्टेट में स्थिर नहीं होने देती। क्या वही कर्नाटक में भी हो गया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता और प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सच सच बताइएगा, सच दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या डबल फेस के चक्कर में कार्यकर्ता भी फंस जाते हैं, नेता भी फंस जाते हैं, कुर्सी भी फंस जाती है और कांग्रेस की छवि भी फंस जाती है? देखिए विजेंद्र जी, अगर डबल फेस के चक्कर में जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई चक्कर होता तो कर्नाटक का सबसे बड़ा हमारा फेस तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसलिए डबल फेस आप नहीं कह सकते, बहुत सारे फेसेस होते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व की नीतियां होती हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्य होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाता है। और उन फैक्टर्स के आधार पर जब हम यहाँ चुन के आए और भारी बहुमत के बाद आए, उसके बावजूद आए जब 19 रैलियां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, 6 जनसभाएं की, छोटी बड़ी मिलाकर के कुल भारतीय जनता पार्टी के 15 केंद्रीय नेता वहां पे गए। सर मुझे लगा कि आज तो कम से कम आप ये बताएंगे डीके शिवकुमार 130 दिन जेल में रहे, पसीना बहाया, झुके नहीं, सिद्धारमैया ने वहां एक्सरसाइज की, पुराना अनुभव काम आया। आज तो कम से कम अपनी उपलब्धियां बताइए। उपलब्धियां कांग्रेस की है ना, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी के इतने व्यापक प्रचार प्रसार जिसमें 3000 छोटी बड़ी उन्होंने रैलियां की, सब नेताओं ने मिलाकर के उसके बावजूद जीते। नहीं मान रहे चुनाव कौन लड़ता है? संगठन लड़ता है या कोई व्यक्ति लड़ता है या पूर्व मुख्यमंत्री लड़ता है? कौन लड़ता है चुनाव? देखिए संगठन ने चुनाव लड़ा, इसीलिए जो आप बात कह रहे हैं कि आज एक्सरसाइज हो रही है संगठन में से किसको मुख्यमंत्री बना जाए, किसको विधायक दल का नेता चुना जाए, ये संगठन ही एक्सरसाइज कर रहा है। और संगठन का राज्य में अध्यक्ष कौन, नेता कौन होता है? देखिए नेता सभी नेता हैं, लेकिन संगठन में मिलकर के जिसकी जो जिम्मेदारी है, छोटी या बड़ी, सबका महत्वपूर्ण योगदान होता है और सबके महत्वपूर्ण योगदान। मैंने इसलिए दिल खोल कर सवाल किया कि क्या वाकई में, क्योंकि देखिए राजस्थान में भोग रहे हैं, एमपी में तो सत्ता ही चली गई, छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है, देखिए यही स्थिति है ना सर, हरियाणा में यही स्थिति है। मैं कह रहा हूं डबल फेस से निकलकर क्या सिंगल नहीं, डबल फेस तो आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं राजस्थान में कई फेस हैं,
अगर अशोक गहलोत जी हैं, हमारे सचिन पायलट जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, सीपी जोशी जी भी हैं, और भी बहुत सारे बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, इसी तरह से हर स्टेट में होते हैं। और निश्चित रूप से जब चुनाव जीत करके आते हैं, जिनको मैंडेट देता है, मैंडेट मिलने के बाद में विधायक दल का मिथिलेश जामिनी जी वो चुना जाएगा। मुझे लगता है इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। क्या वाकई में कांग्रेस को अब ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि भाई हर स्टेट में दो विचारधारा या कहें कि दो पैरेलली अपनी पार्टियों को चलाने वाले नेता होंगे, तभी दिल्ली में आकर जी हुजूर होगी, तभी बताएंगे कि देखिए साहब उसने ये कर दिया, दूसरा कहेगा इसने ये कर दिया, और वक्त जो आला कमान की रहेगी। इन डबल फेस के चक्कर में ही कांग्रेस कमजोर हो रही है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, ब्रिटिशर लेके आए थे फूट डालो राज करो, उस पॉलिसी को कांग्रेस आज भी अडॉप्ट किए हुए है कि किसी भी राज्य में वो दो पैरेलल खड़े करते हैं, जिससे उन्हें लगे कि अगर एक हमारे सामने आंख दिखाने लगे तो हम दूसरे के कंधे पर थपकी मार दें। लेकिन ये ओल्ड फैशन हो गया। ये 2020 का मैच है, इसमें आप एक ही मास्टर ब्लास्टर लीजिए जो छक्के लगा सके और आपका राज ला सके, क्योंकि अब आलाकमान इतना पावरफुल है नहीं कि उसकी बात हर कोई मान ले। इसी स्थितियों के चलते हमने राजस्थान में सिर्फ फुटबॉल देखा, मध्य प्रदेश में देखा, पंजाब में क्या हश्र हुआ वो देखा। तो अब जो कर्नाटक की जनता है, जिसको बहुत उम्मीद है कि उन्हें उनका मन पसंदीदा चेहरा मिलेगा। देखिए, डीके शिव कुमार पहले ही कह चुके हैं कि मैं सचिन पायलट नहीं बनूंगा, वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और सिद्धरमैया कह रहे हैं मेरे साथ 80 विधायक हैं। तो कहीं न कहीं ये जो मामला है, ये चुनाव से पहले पूरे तमाम जो सर्वे थे वो कह रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस का राज आ रहा है। तो कहीं न कहीं एक फेस को, इंजन को आगे किया जाना चाहिए था, क्योंकि डबल इंजन भी नहीं चल रहा और डबल फेस भी नहीं चल रहा। डबल इंजन कर्नाटक में फेल हुआ बीजेपी का, और ये डबल फेस की जो पॉलिसी है, देखिए ड्यूल माइंड, डबल ब्रेन, ये तमाम चीजें हमेशा हानिप्रद होती है। आप एक लक्ष्य रखेंगे तो हो जाएगा। आज हम राजस्थान में जो नजारा देख रहे हैं कि तमाम अशोक गहलोत की अच्छी स्कीम है, कर्नाटक में भी ओपीएस की वजह से ऑब्वियसली लाभ मिला है, लेकिन जो राजस्थान में हमने आज भांकरोटा में नजारा देखा, ये कहीं न कहीं कमजोर आला कमान का निशाना है। और इसे समय रहते अगर नहीं रोका तो 2024 का रण जो मोदी जी के सामने कांग्रेस को लड़ना है, बड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। और 2023 का जो राजस्थान का नवंबर में रण है, उसमें भी ये ड्यूल माइंड जो पॉलिसी है वो कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी। गुर्जर जी, ये तो भाई बीजेपी के लिए तो बेहतरीन चीज है कि कांग्रेस अगर हर जगह दो चेहरे निकाले तो एक को वो सत्ता दे देती है, दूसरे को सत्ता देने के लिए बीजेपी कह देती है। नहीं, आप देखिए विजेंद्र जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस में 2 सीएम बने, 4 सीएम फेस हों, और किस पे निर्णय लिया जाता है, ये कांग्रेस का मामला है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। जो कर्नाटक चुनाव में जीत की है कांग्रेस पार्टी ने, उस पर हमने बधाई दी है। और मैं आपको बता दूं, शायद अब कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र खत्म हो गया भारत में, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थानों पे कब्जा कर लिया है, शायद अब ये हमको सुनने को नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे लगता है लोकतंत्र की जीत हुई है, भारत के संविधान की जीत हुई है। आपसे कि क्या वहां पर भी नजर है बीजेपी की, क्योंकि बहुमत से तो दूर है, लेकिन उस चेहरे पर नजर है जिसके पीछे 50, 40, 45, 50 विधायक खड़े हों और बीजेपी उसके साथ सत्ता का सुख भोगने की तैयारी कर रही हो। बिल्कुल ऐसा है क्या? भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता का सुख लेती नहीं। हमारा उद्देश्य है सेवा करना। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आई है तो सेवा करने के लिए आई है, गरीब को गणेश मानने के लिए आई है। अगर सत्ता और लालच है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। भाई मैं कह रहा हूं कि एमपी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हुए तो आपने ले लिए, यूपी में जितेंद्र प्रसाद हुए आपने ले लिए, पंजाब में तोड़ने के लिए कैप्टन अमरिंदर को ले लिया आपने, महाराष्ट्र में शिंदे को ले लिया। मैं तो बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं, और यहां आरोप है कि भाई सचिन पायलट को आपने लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई क्या एक नया बी प्लान है कि कांग्रेस 2 चेहरों के साथ लड़ती है, लड़ने दीजिए, एक चेहरे को वो ले जाएगी, दूसरे के साथ हम जोड़ने की कोशिश कर लेंगे। विजेंद्र जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्लान नहीं है। सर आप सुनिए, कोई प्लान नहीं है। और आपने देखा होगा जो भी नेता कांग्रेस पार्टी का हो या अन्य दल का हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, रीतियों, संस्कार, विचारधारा और विकास, राष्ट्रवाद के एजेंडे पे हमारे साथ आता है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम किसी को बुलाने नहीं जाते कि आप हमारी पार्टी में आइए। नहीं जाते हैं सर, यकीन मानिए जाते हैं। अरे नहीं ब्रजेंद्र जी, अरे सर जाते हैं, मानिए। कांग्रेस पार्टी के मानिए। और विचारधारा सर, विचारधारा सुनिए, विचारधारा से, विचारधारा कोई खाना तो है नहीं, विकासवाद से प्रभावित 2 घंटे में पककर तैयार हो जाए। विचारधारा बीजेपी की कोई खाना तो है नहीं कि 2 घंटे में पककर तैयार हो जाए।
ऐसा तो नहीं होगा ना सर, किसी की 40 साल की प्रभावित आइडियोलॉजी अगर कोई पर हमारी क्या 2 विचारधारा, घंटे की विचारधारा भारी पड़ती है? कैसी एजेंडे बातें से करते हैं प्रभावित होता है, तो निकले इसमें हम जामिनी क्या जी, कर सकते हैं बताइए? क्या वाकई में बीजेपी जिस हम प्लान बी कहते हैं वो कांग्रेस के अंदर से ही निकलता है कि आप 2 चेहरों के साथ खड़े हो जाइए, भैया को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा, जो नाराज हो जाएगा उसको हम अपनी तरफ लेने की कोशिश कर लेंगे, और अगर इतने विधायक उनके साथ आ जाए कि सत्ता ही मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है? देखिए, निश्चित रूप से कर्नाटक में भी कांग्रेस का यही प्लान था, लेकिन ये 80 से नीचे रह गए। अगर 80 के ऊपर होते तो आज जो नज़ारा है, जो आज कांग्रेस को इतनी सिर फुटबल करनी पड़ रही है, वो सिर फुटबल का ही बीजेपी के साथ एक दल खड़ा होता। ये इनका पहले से ही प्लान था। एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा भी था कि 2 में से 1 हमारे साथ आ जाएगा, फिर हम राज ले लेंगे। लेकिन कई बार मालिक की मर्जी कुछ और होती है कि बीजेपी बहुत पीछे रह गई, तो अब सिद्धांतों की बात करने के सिवा बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। अगर यही आंकड़ा 80 के ऊपर बीजेपी की सीटें होती तो आज बीजेपी के सुर कुछ और होते, और बीजेपी कई स्टेटों में ऐसा खेल कर चुकी है। और नहीं, कोई खेल नहीं किया मैंने, आपको देखिए, बताया। आप देखिए खेल, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, एजेंडे से अगर प्रभावित होकर आता है, हम तो किसी को न्योता देते नहीं है कि साहब आप आइए। अगर कोई आता है भारतीय जनता पार्टी के न्योता हेमंत बिश्वा शर्मा को देखते हुए हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, हेमंत बिश्वा शर्मा को न्योता किसने दिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को न्योता किसने दिया? जतिन प्रसाद को न्योता किसने दिया? एकनाथ शिंदे को न्योता, एकनाथ शिंदे को। अरे सर, महाराष्ट्र, आपने महाराष्ट्र में तो अजीत पवार पर दाव खेल गए। अजीत पवार के साथ आपने एक रात की सरकार बनाई। आपने क्यों नहीं किया सत्ता के लिए? ये झूठ मत बोलिए, सत्ता के लिए भाजपा भी लालायित है। झूठ नहीं है, गलत आरोप है। अजीत पवार के साथ क्या किया आपने? अगर कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई विचारधारा का अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहता है, हमारे विचारधारा से जुड़ना चाहता है, अल सुबह आपने राज्यपाल के दरवाजे खुला दिए, अगर जनता की सेवा करना चाहता है तो निश्चित तौर पे हमारे दरवाजे गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, अच्छा शैलेंद्र गुर्जर जी, ये तो बताइए, अच्छा ये बताइए, जिसका जिक्र किया अजीत पवार जी, ये बताइए उनके ऊपर कितने करोड़ के करप्शन के केस से, और वो जब वो आपके साथ आ रहे थे एक रात पहले तो अचानक से ऐसे क्या हुआ था कि सब वापस हो गए थे? क्या हुआ था ऐसा? और डीके शिव कुमार भी मान जाते तो शायद आज 130 दिन जेल में नहीं रहना पड़ता, जेल में नहीं रहना पड़ता उनको, ईडी के छापे नहीं पड़ते उनको। ये तो देखो एक परसेप्शन सेट हो गया है कि अगर आपने 2 पैसे कमाए हैं तो बीजेपी के साथ चले जाइए, चुपचाप राजनीति करनी है। ये तो आम जो पॉलिटिशियन है वो बोलने लगे। इस परसेप्शन को तो आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो खामियाजा उठाना पड़ेगा, जैसे कर्नाटक में हुआ है। और कर्नाटक की हवा राजस्थान तक आ रही है। आपके वसुंधरा राजे जी खुश हो रही है। लेकिन शैलेंद्र गुर्जर जी, भाई ये सवाल तो है ना, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं। एक बार के मान लेते हैं कि सिर्फ कोरे झूठे आरोप हैं, मान लेते हैं सर, क्योंकि सबूत तो कोई दे ही नहीं रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, राजस्थान में भी जमकर आरोप लग रहे हैं, उसके अगेंस्ट बीजेपी ने कितने केस दर्ज करा दिए, बताइए सर। अरे आप देखिए ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने विधायकों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे छोड़िए ना सर, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं। 10-20 करोड़ लेने का आरोप लगा रहे हैं सर, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं। आपके पास है, आप देखिए आज राजस्थान की हालत क्या हो गई है, वो कर्नाटकी की हालत ना हो। मैं इनसे, कांग्रेस पार्टी से यही हमारी ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इन सबके बीच में सर मैंने एक और फेस लगाया, वो फेस है खड़गे जी का, क्योंकि कहा यह जा रहा है, अब अंदर की बात तो आप बता पाएंगे, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे नाम पर सहमति नहीं तो सिद्धरमैया के फेस पर भी सहमति नहीं, फिर आप खड़गे साहब को बना दीजिए, क्योंकि एक फॉर्मूला है, वहां दलित, मुस्लिम और आदिवासी ये मिलकर 62 से 65 विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हम खड़गे साहब के पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री की भूमिका भी निभाएंगे। देखिए विजेंद्र जी, ये सब कयास है। हमारे विधायक दल ने एक लाइन का प्रस्ताव दिया है कि जो भी आला कमान निर्णय करेंगे वो सबको मान्य होगा। ये प्रस्ताव पारित करके दिया है और इसके आगे सोचने की या कयास लगाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अब तो मुझे लगता है दूसरी बात प्रस्ताव कांग्रेस के अंदर लिया जा रहा होगा। सुनिए राजस्थान में क्या हाल हुआ सर बताइए। हमारे साथ दिल्ली न्यूज मैं जुड़ गई है। 2 चीज मैं कहता हूँ आपको। स्वनिम जी कह रहे हैं कि भाई एक लाइन का प्रस्ताव दिया जा रहा है, अब मुझे उसको लेकर शंका है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वाकई में डबल फेस गेम जो कांग्रेस खेलती है अपनी ही पार्टी के अंदर, वहीं से कांग्रेस कमजोर होती है। और कई प्रदेश पड़े हैं जहां इन डबल फेस के गेम के चक्कर में सत्ता हाथ में आई हुई गंवाने को मजबूर हो जाती है। क्या कर्नाटक से कुछ सबक लेगी आगामी चुनाव को लेकर? क्या फर्क पड़ता है विजेंद्र जी? मतलब अगर कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, तो क्या फर्क पड़ गया? आला कमान का अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए।
एक जना परेशान हो, रोते हुए दिल्ली पहुंचे तो दूसरा वाला डर जाए, वो भी दिल्ली आए। ऐसे में क्या होता है कि आला कमान का जो वो अस्तित्व, गौरव, पोजीशन, कुर्सी बरकरार रहती है, चाहे फिर पीछे से स्टेट की 4 साल 4.5 साल एस्तेस हो और आखिरकार वो दिन देखना पड़े। आप सब और हमारे सबके बीच में वो दिन है जब खुद उसी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है। अगर भ्रष्ट सरकार है तो इस्तीफा दे दो ना। अगर आप उस भ्रष्ट सरकार के हिस्सा हो, मंत्री हो, तो इस्तीफा दे क्यों नहीं देते? तो वही कर्नाटक का हिसाब है। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि 1 लाइन का प्रस्ताव आलाकमान पे छोड़ दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ी बात है क्यों? आपके हो सकता है पॉलिसी में, आपके संविधान में ये लिखा हो, पर जब विधायक चुन के आए हैं तो उनसे क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आप किसके नेतृत्व में सरकार में रहना चाहते हैं? क्यों विधायक खुशी से खुले आसमान में अपने दिल के तहत ये बता सके ऑब्जर्वर्स को कि नहीं, हमारा नेता ये होना चाहिए? क्यों इतने बड़े मैंडेट के बाद इतना समय लग रहा है? क्या आपको पता नहीं था कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जब मिलकर सरकार जिताएंगे तो फिर आपने क्या पहले से तैयारी नहीं की थी? क्या आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि एक बार सरकार तो आ जाए फिर देखते हैं? क्या आप डीके शिव कुमार को इस बात का अश्योरेंस दे सकते हैं कि वो टीएस देव सिंह नहीं बनेंगे? क्या आप सिद्धारमैया से कह सकते हैं कि 2.5 साल बाद आप? बिल्कुल, अदिति ने कई सवाल यहां खड़े कर दिए हैं। सिग्नल की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मिथिलेश जामिनी जी, अदिति जिस लाइन को अधूरा छोड़ गई मैं उसको पूरा कर रहा हूं। एक फॉर्मूला यह भी है कि भाई 2.5 साल सिद्धारमैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे, लेकिन डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं भाई, ना मुझे इधर का बनना है और ना मुझे उत्तराखंड में जो सिंहदेव के साथ हुआ है वो करना है। तो आप सोचिए विश्वास किस हद तक है कि उनको फॉर्मूले तैयार हुए, फॉर्मूले पसंद नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपका शासन घटते घटते 4 राज्यों में रह गया, जिस कांग्रेस ने अखंड शासन किया, वो लोगों को बिलीव उठ जाता कि 2.5 साल बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, राजस्थान में जो चल रहा है सिर्फ फुटबॉल वही है। तो ऐसे में आदमी ये सोचता है कि पहले आओ पहले पाओ की जो स्कीम है उसमें बिलीव करने लग गए हैं। कांग्रेस के सिद्धांत और 1 लाइन का जो प्रस्ताव हो तो हमने 25 सितंबर को राजस्थान में देख लिया। मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूं भाई, अगर किसी मुख्यमंत्री को यह पता है कि मैं सिर्फ 2.5 साल ही रहने वाला हूं, मैं वैसे बता रहा हूं, जी, तो क्या वो काम करेगा? देखिए, वो उसको पता है कि मैं कितना ही काम कर लूं फिर भी नहीं रहना 2.5 साल के बाद। निश्चित रूप से ये जो डबल सीएम का जो फॉर्मूला वो फेल ही होता है, क्योंकि वो न पब्लिक का विश्वास जीत पाता है, न अपने विधायकों का विश्वास जीत पाता, और खामियाजा इतना भारी होता है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि सरकार एक मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे अशोक गहलोत जी चला रहे हैं, लेकिन अब उनके बीच में जो भेड़ा गर्क करने का कार्यक्रम चल रहा है उससे कांग्रेस को नुकसान है, और उसको रोकने का काम आला कमान का है। इसी बात का तो आला कमान है, लेकिन न इसके पास तीर है न कमान है, नाम का आला कमान है। उसका खामियाजा सारी कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं, हताश है, निराश है, मंत्री खोल रहे हैं, सरकार का अलाइनमेंट खराब है। इतना बड़ा डिसिप्लिन है। ये तमाम चीजें हैं जो भाजपा के से सीखनी होगी कांग्रेस को। ठीक है, अदिति हमारे साथ जुड़ गए। अदिति, अगर 2.5 साल के फॉर्मूले की बात करें तो मैं कंफ्यूज होता हूं। मैं इसलिए कंफ्यूज होता हूं कि भाई एक मुख्यमंत्री को 2.5 साल दे दिए तो उसको पता है कि अगले 2.5 साल तो मेरे है ही नहीं, तो मैं काम क्यों करूं? मैं क्यों खुद को प्रूव करके दिखाऊं? जब उसको पता है कि कितना ही अच्छा काम कर लूं 2.5 साल बाद तो कोई और आना है, और अगले 2.5 साल के बाद जो आएगा उसको भी कंफर्म है कि आगे मैं आऊंगा नहीं आऊंगा कुछ नहीं। तो ये समाज के लिए काम करने की तो बात है ही नहीं, ये तो सत्ता सुख भोगना हो गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी करारी हार के बाद भी, या कह लो हार के बाद भी, पैर पे पैर रख के इसलिए बैठी है, या वो कर्नाटक दक्षिण का द्वार है और 129 सीटों के उसमें इसलिए बैठी है क्योंकि 4 ऑप्शन है। पहला, 2.5 साल आप देख रहे हैं कि 2.5 साल की स्थिति में सिर्फ करप्शन होता है, ये विकास नहीं होता। दूसरी बात है कि फॉर एग्जाम्पल सिद्धारमैया सीएम और डिप्टी सीएम होते हैं डीके शिव कुमार, तो जाहिर तौर पे ये सरकार 5 साल नहीं चल सकती। जो एक इतिहास है ना कि 5 साल केवल सिद्धारमैया ने पूरे किए हैं, आज तक कर्नाटक इतिहास में 98 से पहले किसी ने पूरे नहीं करे, तो फिर वो होगा कि ये सरकार नहीं टिक पाएगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि डीके शिव खड़गे चले जाएं, तो भाई खड़गे कैसे चले जाएं? खड़गे अगर चले जाते हैं तो भाई 80 इयर्स के हैं, उसके अलावा उनके पास और दूसरे पद हैं, तो फिर कुछ होगा। तो इन नट शेल बात यह है कि कांग्रेस एक बड़े सूप में है डिसीजन मेकिंग के चलते, ऐसे डिसीजन के चलते तीनों ही प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में
ज्यादातर संभावना यही है कि सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, आपसी फूट और उसका हो बड़ा जाएगी कारण और इससे यही है ना फायदा कि मिलेगा। फेस इतने खड़े कर देते हैं कि वो बाद में लड़ते रहते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है, उसके कार्यकर्ताओं को लगता है, उसके नेताओं को, विधायकों को लगता है कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा हूं। बाद में पता चलता है कि अच्छा मुख्यमंत्री तो दूसरे गुट से बन गया। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, भाई स्थिति को निपटने की जरूरत है, या तो आप फेस ही मत दीजिए, आप कहिए कि कोई फेस नहीं, बस ये हाथ है जो कुछ है, और ये हाथ जो लिख देगा वही मुख्यमंत्री होगा। और अगर आप चेहरे बना रहे हैं तो फिर उन चेहरों को अपने विश्वास में लीजिए, या फिर सिंगल चेहरे के साथ आइए। देखिए विजेंद्र जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कांग्रेस पार्टी में होते तो शायद आप ये बात कांग्रेस में रह करके कहते, एक अलग बात होती। आज जो आप सुझाव दे रहे हैं तो हमारी पार्टी हम चलाएंगे अपने हिसाब से। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब आप चेहरे की बात करते हैं तो चेहरा क्या क्या लीडरशिप डेवलपमेंट करना क्या राजनीतिक दल का काम नहीं है? और क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आप तारीफों पर कशीदे कस रहे, 40% कमीशन की जो सेवा करती हुई सरकार हटी है यहाँ से, और जिसने आज सुनिए 5 में से 5 स्टेट जहां पे भाजपा शासन कर रही है, उसमें से 3 राजस्थान में आपके 3 मंत्री ने स्टेट क्या में कहा? कांग्रेस से गए हुए नेता कि वहां जिनके से खिलाफ ज्यादा यहाँ खेल चल रहा है, भाजपा ने, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास अगर फेस नहीं है तो ये हमारी गलती है। ये हमारी गलती नहीं, हमारे पास फेस है, हमारे पास लीडर है, हमारे पास जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, और जो निश्चित रूप से हमारी नीति के तहत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो पार्टी में हमेशा चली आई है, उसी के तहत हम मुख्यमंत्री का भी चुनाव करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि एमपी के अंदर आपकी सरकार डबल फेस के चक्कर में नहीं गई? आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर आपकी सरकार ट्रिपल फेस के चक्कर में नहीं गई? लालच के चक्कर में, जो लालच और जो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की, उसके तहत मैं फिर ऑब्जेक्शन करता हूं। कर दीजिए आप ऑब्जेक्शन। अगर अरे आप तो बता दो ना खत्म हो गया कि आपने जिस हेमंत कुमार शर्मा विश्वास के खिलाफ ईडी लगाई, आज इलेक्शन जिसके खिलाफ आपने आंदोलन किया, आज आपका मुख्यमंत्री है या नहीं? आज अगर हम बताइए, 5 स्टेट में है केवल भाजपा का राज, 5 में से 19 स्टेट में 3 में कांग्रेस के पूर्व नेता मुख्यमंत्री है जो भाजपा का राज चला रहे हैं। आज जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ आंदोलन करते आए, आज उसके आप झंडा उठा करके वोट मांग रहे हो। सर आगे के लिए शैलेंद्र गुर्जर जी, ईवीएम कहां से आई? अभी ईवीएम कहां से आ गई? स्पष्ट नहीं है। शैलेंद्र गुर्जर जी, हमारी नीतियों पर, शैलेंद्र गुर्जर जी, ईवीएम कहां से आई? और जो सेवा कार्य है, ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। अदिति, यही एक समस्या है कि भाई जो सच सबको दिख रहा होता है ना, बस वो उसको नहीं दिख रहा होता जिसको देखना है। स्वर्णिम जी जो कह रहे हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं एज प्रवक्ता, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन स्वर्णिम जी, हम तो इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो 4.5 साल राजस्थान में हुआ, जो जनता को फेस करना पड़ रहा है, और आज आप ही के डिप्टी सीएम पूर्व और उनके साथ 13 और विधायक ही कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है, अपनी सरकार को भगवान न करे कर्नाटक में ऐसी स्थिति आए। नहीं तो 2024 में जहां आप सोच रहे हैं कि पूरे विपक्ष को आप लीड करेंगे, उसमें बहुत बुरी स्थिति होगी। बतौर जर्नलिस्ट मैं यही चाहूंगी कि लोकतंत्र बना रहे, दोनों ठीक है अदिति, मेरे पास वक्त की कमी में एक और चीज चाहूंगा। शैलेंद्र भाई जिस पॉइंट को यहाँ पुट आउट कर रहे हैं, वो मैंने कई बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से सुना है। 2 चीजें, पहली कि अब भी कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया है, कि आप जीत गए, और दूसरा अब भी आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। क्या ये रणनीति का हिस्सा है? नहीं विजेंद्र जी, आप बताइए, आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी को पे सबसे पहले सवाल तो लाल कृष्ण अडवाणी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उठाया था। जाके पूछो, बदनामी करते हैं। अगर इस बात को आप प्रश्न कर रहे हो तो संसद में बोलना देते। आपने झूठ बोला, केंद्रीय मंत्री ने झूठ बोला, इसलिए आप संसद में उनको बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि और जनता ने आपको देखा। जामिनी जी, पब्लिक को पता है, पब्लिक को पता है कि लोकतंत्र जिंदा है, पब्लिक को पता है कि ईवीएम सही है। तो इन इश्यूज को रेज करने का मतलब क्या है? मतलब जामिनी जी, भारतीय जनता पार्टी एक प्यार होगा। देखिए, बीजेपी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा उन पे इनोवेशन होते हैं, रिसर्च होती है, उसके बाद में एक नैरेटिव सेट करने का एक प्रोसेस है। तो वो एक प्रोसेस है कि अब लोकतंत्र बिल्कुल सेफ है, ईवीएम ईमानदार है, ये एक इनका परसेप्शन सेट करने का फॉर्मूला है, जिससे कांग्रेस इन पर आरोप नहीं लगाए। लेकिन जो बार बार बीजेपी पे आरोप लगते हैं, राजस्थान में भी आरोप लगते हैं कि बसपा के दोनों बार विधायक खरीदे या अपने आप आए अंतरात्मा की आवाज, कांग्रेस पर आरोप लगता है। अगर बीजेपी पे आरोप लगता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में गिरा दिए, ये गिरा दिए, तो बसपा के 2 बार विधायक, मायावती जी बार बार पूछ रही है जवाब कि राजस्थान में ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है कि पूरा ही घोल लेता है पूरी बसपा को। ये भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे के दामन पर उंगली उठाते तो अपनी तरफ। अदिति, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, कोई ये, मैं खैर नाम ले रहा हूं, लेकिन फेविक्विक कोई ऐसा फॉर्मूला है वहां पर जिससे सब चिपके रह जाएं?
इधर उधर ना भागें। आपकी आवाज कटी विजेंद्र, संक्षिप्त में एक बार फिर आप अपनी बात रिपीट मैं करें। कह रहा हूं कर्नाटक में कोई इधर उधर ना भागे, कोई फेविक्विक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस के पास? देखिए, आइडियली तो कर्नाटक में बहुत ज्यादा उलझन की स्थिति है। जिस तरीके से राजस्थान का हल आज तक नहीं निकाल पाए, नहीं समझ आ रहा कि कोई किसी भी तरह से हल निकाल पाएंगे कर्नाटक का। एक ही फॉर्मूला है कि डीके शिव कुमार, जो कि करीबी है आला कमान के, संकट मोचन रहे 2017 के राज्यसभा अहमद पटेल के चुनाव में और कर्नाटक के चुनाव में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एक ही फॉर्मूला है कि तीनों गांधीज डीके शिव कुमार को कहें कि आप केवल 60 साल के हैं, हम आपको पूरा मौका देंगे। इस बार ये कयास ना हो, सिद्धारमैया को बन जाने दीजिए, हम पीछे से हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के दौड़ तो सिद्धारमैया ने साथ लगाई थी, उनका हाथ पकड़ के दौड़े थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली मिठाई भी सिद्धारमैया को खिलाई थी। तो क्या संकेत वाकई में दे दिए गए? अगर संकेत दे भी दिए गए तो क्या इन संकेतों को डीके शिव कुमार गुट स्वीकार कर पाएगा? क्योंकि इससे आगामी चुनाव के अंदर जो होना है उसकी एक तस्वीर नजर आएगी। नमस्कार।